कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, टीचिंग मेथड्स होती क्या है। टीचिंग मेथड्स वो चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा जो है शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। अब मान लीजिए शिक्षक कोई भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है बच्चों को, और कोई एक टॉपिक जो है किसी बच्चे को समझ नहीं आया, तो शिक्षक उस वक्त क्या करेगा कि दूसरी शिक्षण विधि अपनाएगा, दूसरे तरीके से बच्चे को जो है समझाएगा उस टॉपिक को। तो अलग अलग विधियाँ होती हैं शिक्षण की, और कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं उनको हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहली जो शिक्षण विधि है वो है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को क्या की दी जाती है, एक समस्या दी जाती है, और उस समस्या के लिए बच्चों को जो है स्वतंत्र तरीके से छोड़ दिया जाता है कि अब बच्चे जो खुद ही इस समस्या का क्या करेंगे, समाधान खोजेंगे और जानकारी लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, विद्यार्थियों को एक समस्या दी जाती है जिसका समाधान विद्यार्थी खोजते हैं और जानकारी लेते हैं। समस्या समाधान में एक ही इशारा दिया होता है, मतलब कि बच्चों को कुछ हिंट भी दे दिया जाता है कि इस तरीके से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, मतलब कि एक तरीके से स्कैफोल्डिंग जो है बच्चे को प्रदान की जाती है। ठीक है। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसके स्टेप कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेप है समस्या को चुनना। तो समस्या को चुनना मतलब कि जो बच्चे के सामने जो समस्या है उसको चुनना है कि समस्या है क्या। अब जैसे कि आप जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सामने क्या समस्या है, सीटेट एग्ज़ाम को पास करने का, कि सीटेट के एग्ज़ाम को किस तरीके से पास किया जाए, ये आपके सामने एक समस्या है। फिर समस्या के कारण। अब समस्या का कारण क्या है कि समस्या को क्यों आई है वो समस्या। तो अब आपके सामने सीटेट की जो समस्या है उसका कारण क्या है, ताकि हम जो है दूसरी एग्ज़ाम पास कर सके सीटेट के बाद में, जो DSSB है या KVS है या NVS है, और उसको पास करके हम जॉब प्राप्त कर सके। तो हमारे पास रीजन हो गया। ठीक है। समस्या से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना। अब हमारे पास जो सीटेट समस्या है, सीटेट की एग्ज़ाम जो समस्या है, इससे संबंधित जानकारी क्या हो जाएंगी, जैसे कि सीटेट का सिलेबस इकट्ठा करना। फिर हमने सिलेबस के बाद में हमने देखा कि कोर्स कहाँ से लें, कि कहाँ से पढ़ें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ें या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ना है तो कौन सा टीचर बेस्ट पढ़ाता है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ें तो कौन सा कोचिंग अच्छा है। तो इस तरीके से जो उससे संबंधित समस्या से संबंधित जो जानकारी है उसको इकट्ठा करना है। फिर समस्या का समाधान। अब मान लीजिए आपको सीटेट का सिलेबस भी मिल गया, आपको सीटेट का ऑनलाइन कोर्स भी मिल गया या ऑफलाइन कोर्स मिल गया, आपको सीटेट का ऑनलाइन बेस्ट टीचर भी मिल गया, तो आपकी समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। ठीक है। और पांचवा स्टेप है समस्या समाधान का व्यवहारिक प्रयोग करना। मतलब कि जो आपने कोर्स मिल गया, सिलेबस मिल गया, कोचिंग मिल गई अच्छा ऑनलाइन टीचर मिल गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया पढ़ने के लिए, तो आपने क्या किया, अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। फिर आपने इस पर प्रयोग किया, मतलब कि एक तरीके से आप सीटेट के एग्ज़ाम में अपने आप को झोंक दोगे, तैयारी में अपने आप लग जाओगे बहुत बेहतर अच्छी तैयारी में। ठीक है। तो फिर आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा इस तरीके से, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये है समस्या समाधान विधि के 5 स्टेप्स हैं, और इन स्टेप को फॉलो करते हैं समस्या समाधान विधि में। अब सीटेट में इससे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं कई बार, कि समस्या समाधान विधि के क्रम को व्यवस्थित करें किस तरीके से थे। ठीक है। अगली विधि है आगमन विधि। देखिए, आगमन विधि से नाम से ही पता होता है, जिसमें ए अक्षर आ रहा पहले, ए। अब ऐसे क्या याद रखना है, उदाहरण से नियम की ओर, ए और ऊ, मतलब दोनों मिलते जुलते अक्षर याद रखने, ए और ऊ, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। मतलब बच्चे को पहले क्या दिया जाता है, उदाहरण, और उस उदाहरण को ध्यान में रख करके बच्चा जो है नियम बनाता है। ठीक है। जो आगमन विधि है, ये विधि जो है, शिक्षण विधि जो है, छात्र केंद्रित है। मतलब कि इसमें जो है बच्चों के जो है ध्यान में रखा जाता है, बच्चों की योग्यताओं को, क्षमताओं को ध्यान में रख करके इस विधि से शिक्षण कराया जाता है। और यह विधि जो है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। मतलब बच्चा खुद करके, खुद गतिविधि करके, खोजबीन अन्वेषण करके जो है बच्चा सीखता है। अब इस जो शिक्षण विधि है, आगमन विधि, इसके सूत्र हैं, सूत्र, और वो सूत्र है 8। अब उनको याद करने की जो ट्रिक है वो है मूवी प्रत्यक्ष स्थल।
अब मूवी प्रत्यक्ष स्थल में देखिए, पहला हर एक अक्षर मुंह से क्या बना, मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब कि मूर्त से अमूर्त का मतलब है बच्चे को पहले इस तरीके की जानकारी दी जाए कि जो भी चीज़ सिखाएं बच्चे को वो चीज़ बच्चे के सामने उपस्थित हो। जैसे कि बच्चे से कहा कि ये पानी है, तो बच्चे को पानी दिखाओ साथ में, तो बच्चा क्या करेगा, मूर्त होगा। लेकिन जैसे जैसे उसको ज्ञान हो जाएगा, बच्चा बड़ा होता जाएगा, तो उसे अमूर्त नॉलेज मिलती जाएगी। ठीक है। अगला है वी। वी से होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़, जैसे कि बच्चा छोटा है तो पहले वो क्या करता है, अपने पूरे हाथ का प्रयोग करता है किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है और यहाँ पे एक बेड है और इस पर बॉल रखी हुई है, तो बच्चा क्या करेगा, खुद उस बेड पे जाएगा और तब बॉल को लेकर के आएगा। ये तो क्या हो गया, विशिष्ट लक्षण। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बच्चा सिर्फ अपने हाथ को बढ़ाएगा आगे और बॉल को ले लेगा, तो ये हो गया सामान्य। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मतलब कि कोई भी समस्या है, पहले बच्चा उसको छोटा है तब क्या करता है, टुकड़ों में तोड़ लेता है उस समस्या को, तो टुकड़ों में समाधान कर लिया। लेकिन बाद में जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो उस बड़ी समस्या को एक साथ ही सॉल्व कर देता है, एक साथ उसका समाधान ढूंढ लेता है। ये होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है। अगला है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। मतलब कि कोई भी चीज़ हो प्रत्यक्ष, उसको प्रमाणीकृत करो। जो सामने देखी हुई चीज़ है उसको प्रमाणीकृत करेंगे तो क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ठीक है। अगला है स्थल। स्थल से होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब स्थूल क्या होता है, स्थूल का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा क्या चीज़ होता है, उदाहरण। उदाहरण क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं, व्यापक होते हैं। जबकि नियम कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। तो यहाँ पे उदाहरण को स्थूल कहा गया है और नियम को सूक्ष्म कहा गया है। ठीक है। और ये विधि किस पर आधारित है, सरल से कठिन। मतलब बच्चे को पहले सरल चीज़ सिखाओ, फिर बच्चे को जटिल चीज़ सिखाओ। इसमें अगला है उदाहरण से नियम की ओर। पहले बच्चे को एग्जाम्पल सिखाओ तो बच्चा फिर खुद क्या कर लेगा, अपने आप नियम बना लेगा। ठीक है। और ये विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर कर चलती है। जो चीज़ पहले बच्चे को जानकारी है, बच्चे को जिस चीज़ की नॉलेज है, वो चीज़ पहले बच्चों को सिखाओ। जैसे बच्चे मातृभाषा जानता है तो बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दो, फिर धीरे धीरे उसको दूसरी लैंग्वेज में ले जाओ जिसमें बच्चा अज्ञात है, उसमें सिखाओ बच्चे को। तो ये होते हैं आगमन विधि के 8 शिक्षण सूत्र। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगली विधि की ओर। अगली विधि है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। देखिए नाम से ही पता चल रहा है नी, और इसमें क्या होता है, जो शिक्षण सूत्र होता है वो होता है नियम से उदाहरण की ओर। एक तो ये आगमन विधि की क्या है, अपोजिट है। मतलब कि जो चीज़ें आगमन विधि में, जो शिक्षण सूत्र आगमन विधि में है, वही शिक्षण सूत्र निगमन विधि में है, लेकिन उल्टे हैं। ठीक है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियमों का ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। बच्चे को नियम दे दिया, अब बच्चे को उसको नियम को उदाहरण दे करके समझाना है। ठीक है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित है विधि है, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैथ का कोई भी फॉर्मूला होता है, बता दिया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक मैथ का फॉर्मूला सीधा बता दिया टीचर ने। अब इस नियम को समझा दिया, नियम बता दिया, तो अब इसके थ्रू उदाहरण समझेंगे, तो ये कैसी विधि हो जाएगी, निगमन विधि हो जाएगी। ठीक है। अब इस निगमन विधि के शिक्षण सूत्र कैसे याद करेंगे, तो निगमन विधि के शिक्षण सूत्रों को कैसे याद करेंगे, जो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र है उसकी जो ट्रिक बताई थी मैंने, मूवी प्रत्यक्ष स्थल, तो इसका क्या करना है, उल्टा कर देना है। जैसे कि इसमें मुंह था पहले आगमन विधि में, तो मूर्त से अमूर्त की ओर था, तो इसमें क्या कर देंगे, अमूर्त से मूर्त की ओर। मतलब कि आगमन विधि की विपरीत जो है निगमन विधि है। ठीक है। अगला है वी। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर था आगमन विधि में, जबकि निगमन विधि में क्या हो जाएगा, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। और वी से क्या था, एक विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो जाएगा। ठीक है। अगला है प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर था आगमन विधि में, तो निगमन में हो जाएगा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। अगला स्थूल, स्थूल स्थल से, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि में था, तो निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर हो जाएगा। इसी तरीके से आगमन विधि में सरल से कठिन था, तो निगमन विधि में कठिन से सरल हो जाएगा। और आगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर, और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर हो जाएगा, और अज्ञात से ज्ञात की ओर। कुल मिलाकर कहें तो आगमन विधि और निगमन विधि जो है एक दूसरे के विपरीत है। अगर एक के शिक्षण सूत्र आपको याद है तो आप दूसरी विधि के शिक्षण सूत्र अपने आप बना लोगे, ठीक है। ये होते हैं शिक्षण सूत्र आगमन विधि और निगमन विधि के 8। अब आगमन विधि जो थी वो छात्र केंद्रित थी, और निगमन विधि जो है वो कैसी है, निगमन विधि जो है वो शिक्षक केंद्रित है। ये यहाँ पे तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण विधि आगमन और निगमन विधि में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है, तो आप किसको बताएंगे, आगमन विधि को बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगली विधि पर। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट मतलब कि जो हम कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, 3D प्रोजेक्ट, वो होता है प्रोजेक्ट। इस विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक थे, मतलब ये विधि किसने बनाई, प्रोजेक्ट मेथड किसने बनाया, किलपैट्रिक ने बनाया था, किलपैट्रिक साइंटिस्ट ने, ठीक है। यह विधि अनुभव केंद्रित है और बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है, और यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब बच्चे के पास में जो अनुभव है उनसे बच्चा खुद जो है स्वतंत्र रूप से प्रोजेक्ट बनाता है। अब आपसे स्कूल में कह दिया कि आप कोई प्रोजेक्ट बना के लाओ, घर से बना के लाना है, तो घर पे शिक्षक तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, खुद स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। बच्चा अपने स्वयं के विचार जो है उनके आधार पर प्रोजेक्ट बनाएगा, और ये जो विधि है, प्रोजेक्ट मेथड जो है, ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो वास्तव में बनेगा, 3D में बनाएंगे आप, ठीक है। कोई ये तो है नहीं कि AI की मदद से आपने क्रिएट कर दिया, बल्कि वो 3D बनेगा, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि बच्चों को एक भाषा से दूसरी भाषा में किस तरीके से ज्ञान सिखाया जाता है। मान लीजिए किसी की मातृभाषा हिंदी है और उस बच्चे को इंग्लिश सिखानी है, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या किया जाता है कि ना तो इंग्लिश का हम बच्चे को व्याकरण सिखाएंगे, ना कोई नियम सिखाएंगे, बल्कि जो बच्चे को जो डायरेक्ट जो है इंग्लिश टू इंग्लिश बातचीत करना सिखाएंगे, बच्चे को इंग्लिश में ही बोलना सिखाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। मतलब कि किसी बच्चे की मदर टंग हिंदी है और उसको इंग्लिश सिखानी है, तो बच्चे को ना तो इंग्लिश का व्याकरण सिखाएंगे, ना इंग्लिश के नियम सिखाएंगे, बल्कि बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए, और मातृभाषा में भी ट्रांसलेट नहीं करना है, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बातचीत करनी है, हिंदी का बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर विद्यार्थी को सीधे ही बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है, चाहे तो बोल करके या फिर लिख लिख करके जो बच्चे को नई भाषा सिखाते हैं, ठीक है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। क्षेत्रीय भाषा कौन सी होगी, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मातृभाषा, तो उसका भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिसमें वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। मतलब कि जैसे कि कोई बच्चा है जिसकी मातृभाषा जो होती है, तो मातृभाषा उसने किस तरीके से सीखी, जन्मजात अर्जित करने का गुण होता है, तो बच्चा उस मातृभाषा को जिस तरीके से सीखता है उसी तरीके से जो यहाँ पर नई भाषा को सिखाया जाता है। कोई दूसरी भाषा है उसको मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है, ना ही किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है, डायरेक्ट जो लैंग्वेज नई भाषा सीखनी है उसी को सिखाया जाता है, ठीक है। अगली विधि है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। देखिए विश्लेषण का मतलब होता है किसी समस्या को टुकड़ों में तोड़ना। अब मान लीजिए बच्चे के तुम्हारे सामने है सीटेट की समस्या, तो आप सीटेट की एग्ज़ाम पास करने के लिए आप क्या करोगे, सिलेबस ढूंढा आपने। अब आपने सिलेबस मिला तो आपको 5 सब्जेक्ट हैं आपके। अब आपने क्या किया, प्रत्येक सब्जेक्ट को अलग अलग कर लिया, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बना लिए, या फिर
अलग से जो आपने अलग जो प्रत्येक सब्जेक्ट है उसके अलग अलग टॉपिक को फिर आपने पढ़ना शुरू किया। तो आपने समस्या को क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। ठीक है, तो ये होती है विश्लेषण विधि। संश्लेषण मेथड, सिंथेसिस मेथड, ये क्या होती है, विश्लेषण विधि जो होती है संश्लेषण विधि की पूरक होती है। विश्लेषण और संश्लेषण एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक होती हैं। जिस तरीके से मैंने बताया आगमन और निगमन विधि एक दूसरे की पूरक होती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होती हैं, उस तरीके से। ठीक है, जब विश्लेषण कर लिया हमने, समस्या को क्या कर दिया, अलग अलग टुकड़ों में, जो विश्लेषण करके अलग अलग टुकड़ों में हमने समस्या को टुकड़ा कर दिया समस्या का। अब हमने उस समस्या को, जैसे सीटेड समस्या थी तो हमने सारे सब्जेक्ट को अलग अलग करके हमने पढ़ लिया। अब विश्लेषण के बाद संश्लेषण का कार्य होता है। अब जो हमने पढ़ा था अलग अलग टुकड़ों में, तो एग्जाम जब आएगी तो हम क्या करेंगे, उस सब का संश्लेषण करेंगे, एक साथ करेंगे, हम एक साथ पढ़ेंगे उनको, ताकि जो पेपर में भी, क्योंकि एग्जाम में भी क्या होता है हमारे साथ में सामने एक साथ क्वेश्चंस आते हैं सारे सब्जेक्ट के, तो फिर उसका क्या कर दिया जाता है, संश्लेषण। समस्या के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हुए समस्या का हल निकाला जाता है। अब समस्या को एक साथ कर देते हैं, और इस विधि का प्रयोग प्राय ज्योमेट्री में किया जाता है। जो मैथ्स में जो ज्योमेट्री सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, उसमें किया जाता है संश्लेषण विधि का प्रयोग। ठीक है, अगली विधि है अनुकरण विधि, इमिटेशन। इमिटेशन विधि है, सिमुलेशन नहीं, इमिटेशन विधि। इस विधि में बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। अनुकरण मतलब कि जो शिक्षक है उसने कोई आदर्श वाचन किया, शिक्षक ने क्या किया, आदर्श वाचन किया, कोई भी जो वाक्य बोला, फिर बच्चे क्या करेंगे, उसका सस्वर वाचन, मतलब कि बच्चे जो हैं उस शिक्षक द्वारा बोली गए वाक्य को रिपीट करते हैं, उसी को बोलते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। शिक्षक ने जो वाक्य बोला उसका उच्चारण किसने सुना, बच्चों ने, तो फिर बच्चे भी उसी वाक्य को दोबारा सस्वर वाचन करते हैं। ठीक है, पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका आदर्श अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर शुद्ध आचरण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। ठीक है, अगली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड, जो कि पहले की अब तक जो हम पढ़े थे वो हम किस विधि में पढ़े थे, लेक्चर मेथड में। लेकिन आजकल स्कूलों में लेक्चर मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता। हम जिस वक्त पढ़े थे उस वक्त लेक्चर मेथड का बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, जिसमें क्या करते थे कि शिक्षक जो है खुद जो चैप्टर होता था उसको पढ़ देता था बस, और उसको समझा देता था, बाकी और कुछ नहीं करता। प्रैक्टिकल, आजकल तो प्रैक्टिकल भी होते हैं, पहले प्रैक्टिकल नहीं होते थे। तो व्याख्यान विधि में किसी तथ्य या विषय की व्याख्या की जाती है। जैसे आपने रामायण महाभारत काल में देखे होंगे, तो गुरुकुल जो होते हैं, गुरुकुल, उनमें कैसे लेक्चर मेथड दिए जाते थे। ठीक है, व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि माना जाता है। जो व्याख्यान विधि है वो रामायण काल और महाभारत काल में सबसे अधिक प्रचलित थी। ठीक है, इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, मतलब शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक की सबसे ज़्यादा भूमिका, क्योंकि व्याख्यान कौन करता है, शिक्षक करता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है, और यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अब आपने देखा होगा जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो है लेक्चर दिया जाता है, मतलब सिर्फ शिक्षक जो है बोलता जाता है, लेकिन जो सारे बच्चे हैं वो सिर्फ सुनते जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, बच्चे एक्टिव नहीं रहते, तो बच्चे एक्टिव नहीं रहते तो वर्तमान में जो है लेक्चर मेथड को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। मतलब कि जो टॉपिक होता है उसको सिर्फ मौखिक रूप से जो है बच्चों को, मतलब कि जो व्याख्या कर दी जाती है उस टॉपिक पर, शिक्षक उस पर बोलता रहता है, उस टॉपिक को बोलता रहता है, समझाता रहता है, लेकिन जो बच्चे हैं वो एक्टिव नहीं रहते, इसलिए इस विधि को वर्तमान में उपयोग नहीं ली जाती है। ठीक है, अगला एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, चंकिंग। देखिए चंकिंग क्या होता है, खंडीकरण। बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको क्या करो, टुकड़ों में तोड़कर समझा दो बच्चों को, तो वो क्या हो जाएगा, चंकिंग, खंडीकरण। अब जैसे कि किसी का मोबाइल नंबर है या फिर किसी का बैंक अकाउंट नंबर है, तो
उस समस्या, अब समस्या हो गई हमारे सामने कि हम एक साथ में तो सारे मोबाइल नंबर याद नहीं कर सकते, जैसे कि 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है, इसी तरीके से 12 नंबर का बैंक अकाउंट नंबर होता है, तो हम उसको क्या है एक साथ याद नहीं कर सकते। तो मोबाइल नंबर के जो 10 अंक हैं उनको क्या करो आप 3-3 के में या फिर 2-2 के जोड़े बना के याद कर लेते हैं, या फिर 4 के। तो हम क्या करें, उसको टुकड़ों में याद किए उस समस्या को। इसी तरीके से जो बैंक अकाउंट के नंबर होते हैं 12 अंक के, उसको भी 3-3 के 4-4 के अंकों में समूह में बांट लो, तो फिर उसको याद करने में आसानी होगी। ठीक है। अगला है रोजमर्रा की वस्तुओं को समूहीकृत करना, जिन्हें घर से निकलने से पहले किसी वस्तु को अपनी जेब में रखना था। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है घर से जाना है बाहर कहीं पे, तो जाते वक्त क्या क्या चीज़ें रखेगा, जैसे कि घर की चाबियाँ, कार की चाबियाँ, सेल फोन, बटुआ या पर्स शामिल हो सकते हैं। तो इनको क्या करना है, समूहीकृत करेंगे हम। तो ये भी एक समस्या ही है। कई बार हम जो घर से बाहर जाते हैं तो कार की चाबी भूल जाते हैं, लॉक डोर डोर को लॉक कर देते हैं, कार की चाबी भूल जाते हैं, फिर वापस आना पड़ता है। तो ये जो समस्या है, इनको समस्या को टुकड़ों में याद रखा जाता है कि घर से बाहर निकलते वक्त ये चीज़ मैंने ले ली, ये चीज़ें मैंने ले ली। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी शिक्षण विधि है वो कंप्लीट होती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।